जादुई शक्तियां थी जिनसे वो ये पता लगा सकता था कि किसी इंसान की जान कब और कैसे जाने वाली है। चलिए देखते हैं कैसे। ये कहानी शुरू होती है एक ट्रैजिक सीन के साथ, जहां अभी अभी एक प्लेन क्रैश हुआ है और इसमें मरने वालों की संख्या सैकड़ों में है। लेकिन किस्मत से एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम शिनिचिरो है वो जिंदा है और अपने माता पिता को ढूंढ रहा है जो शायद मारे जा चुके हैं। इतने में उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो शिनिचिरो से मदद मांग रही थी, लेकिन वो इतना छोटा है कि उसे समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या है कि तभी प्लेन का एक बड़ा हिस्सा उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और सीन कुछ साल बाद के मोमेंट पर शिफ्ट हो जाता है, जहां हम शिनिचिरो को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो गया है और एक कार गैराज पर काम करता है। शिनिचिरो का ओनर है तेत्सुआ जो उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखता है और शिनिचिरो भी तेत्सुआ में अपने पिता की छवि महसूस करता है। तेत्सुआ जल्द ही एक दूसरा गैराज खोलने जा रहा है और वो चाहता है कि शिनिचिरो उसका मैनेजर बने, पर शिनिचिरो ये ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वह भी इस पोजीशन के लिए ठीक नहीं है। पर तेत्सुआ फिर भी उसे सोचने का मौका देता है, जबकि उसकी बेटी मित्सुको भी शिनिचिरो को समझाती है क्योंकि उसे भी लगता था कि इस पोस्ट पर सिर्फ वही सही है। वहीं इसी गैराज में काम करने वाला कानेडा इस बात से खफा था क्योंकि उसे हमेशा से ही शिनिचिरो से जलन रही है क्योंकि तेत्सुआ हर काम में उसे प्रायोरिटी दिया करता था। इस बात का गुस्सा वो अक्सर शिनिचिरो को परेशान करके निकालता था। आज भी वो उसे बुली करता है और धक्का देकर चला जाता है, जिस वजह से शिनिचिरो का मोबाइल टूट जाता है और काम खत्म करने के बाद वो उसे बनवाने के लिए एक शॉप में जाता है जहां पर एक लड़की आओई उसे ग्रीट करती है। शिनिचिरो बताता है कि उसका फोन टूट गया है, पर आओई के मुताबिक वो काफी पुराना मॉडल था जिसके पार्ट्स मिलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके शिनिचिरो का फोन ठीक कर देती है। इसलिए रात को भी शिनिचिरो अपना फोन देख आओई को याद करता है। अगले दिन वो काम पर आने के लिए मेट्रो पकड़ता है, जिसमें उसी के बगल में खड़े एक आदमी के हाथ अचानक से गायब होने लगते हैं। तब हमें बताया जाता है कि प्लेन क्रैश वाली साइट पर शिनिचिरो को एक पावर मिली थी जिसकी हेल्प से वो लोगों का भविष्य देख सकता है, स्पेशली उनकी मौत। और इस आदमी के गायब होते हाथ भी इस बात का सबूत थे कि वो मरने वाला है, पर शिनिचिरो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने काम पर चला जाता है जहां मित्सुको उसे मैनेजर बनने के लिए राजी करने की कोशिश करती है, लेकिन शिनिचिरो कुछ खास जवाब नहीं देता। रात को वो उसी मोबाइल शॉप के सामने से गुजरता है और उसकी नजरें अब भी आओई को ही ढूंढ रही थी। इतने में एक अजनबी उससे टकरा जाता है और शिनिचिरो क्यूरियोसिटी के चलते उसका पीछा करता है ताकि पता चल सके कि उसके साथ क्या होगा, और कुछ दूर जाते ही एक कार उसे कुचलकर निकल जाती है। शिनिचिरो को अफसोस था कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वो काफी परेशान भी हो जाता है और अगले दिन मित्सुको से कहता है कि अगर उसे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो लोगों का भविष्य देख सके, साथ ही उसे पता चल जाए कि कौन कब मरने वाला है, तो वो क्या करेगी। इस पर मित्सुको कहती है कि ये शक्ति नहीं अभिशाप है, इसलिए उसे ऐसी कोई शक्ति नहीं चाहिए। यहाँ शिनिचिरो देखता है कि एक बार फिर से उसका मोबाइल खराब हो रहा है, इसलिए वो फिर से आओई के पास जाता है और फोन ठीक करवाता है, लेकिन ये देखकर घबरा जाता है कि आओई के हाथ भी गायब हो रहा है। इसलिए वो उसे बचाने का फैसला करता है और काम खत्म करने के बाद मिलने के लिए बुलाता है। आओई भी पहले तो सोचती है, फिर कॉफी शॉप में मिलने का प्रॉमिस करती है, जहाँ शिनिचिरो देखता है कि आओई के हाथ ठीक हो रहा है और वो बहुत खुश होता है। आओई पूछती है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया है। इस पर वो कहता है कि उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है, लेकिन उसे डाउट था कि आओई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए वो सॉरी बोलकर निकल जाता है। लेकिन बाहर जब वो घर जा रहा था तो उसके सीने में तेज दर्द उठता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर घर आ जाता है और अगले दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तेत्सुआ से कहता है कि वो मैनेजर बनने के लिए तैयार है। साथ ही देर रात तक गैराज में काम करता है, जहाँ उसे मिलने के लिए आओई भी आती है। शिनिचिरो आओई को देखकर हैरान रह जाता है और आओई बताती है कि उसने शिनिचिरो का एड्रेस स्टोर से लिया है और वो यहाँ एक जरूरी बात करने आई है। शिनिचिरो उसे कॉफी ऑफर करता है और आओई एक न्यूज़पेपर रखते हुए बताती है कि उसके स्टोर से कुछ दूर एक फैक्ट्री है जिस पर बीती रात को हमला हुआ था और उस हमले में कई लोग मारे गए। इन मरे हुए लोगों में आओई भी हो सकती थी क्योंकि वो रोजाना काम खत्म करने के बाद उसी रास्ते से घर जाती है, पर बीती रात शिनिचिरो ने उसे बचा लिया। वो कहती है कि उसे वो भविष्य वाली बात याद है, साथ ही शिनिचिरो का शुक्रिया भी अदा करती है, पर शिनिचिरो इस बात को हंसी में उड़ा देता है और अगले दिन मित्सुको स्टोर में आते ही समझ जाती है कि लास्ट नाइट यहाँ पर कोई तो आया था। वो शिनिचिरो से इसके बारे में पूछती है और शिनिचिरो भी पूरी ऑनेस्टी के साथ सब सच बता देता है। इस पर मित्सुको खुश होती है क्योंकि ये पहली बार था जब शिनिचिरो किसी से दोस्ती कर रहा था, जबकि इससे पहले तो उसने किसी को अपने पास भी नहीं आने दिया। यहीं पर हमें एक छोटी सी पास्ट की कहानी बताई जाती है
जिसमें तेत्सुआ के गैराज पर एक मारिको नाम की लड़की काम करती थी। मारिको शिनिचिरो को पसंद करती थी, लेकिन शिनिचिरो ने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए मारिको गैराज पर आने वाले एक रईस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप में आ गई और यहाँ से हमेशा के लिए चली गई। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ मिस सुको और शिनिचिरो को तेत्सुआ की आवाज सुनाई देती है जो कानेडा पर चिल्ला रहा था, क्योंकि वो तेत्सुआ को बिना बताए गैराज से किसी ग्राहक की गाड़ी लेकर डेट पर गया था। पर कानेडा अपनी गलती मानने की जगह उल्टा तेत्सुआ और शिनिचिरो पर गुस्सा करता है और शिनिचिरो को हिट भी करता है, जिस वजह से तेत्सुआ उसे एक जोरदार पंच मारकर काम से निकाल देता है। लेकिन कानेडा के जाते ही शिनिचिरो तेत्सुआ के हाथों को देखता है जो अचानक गायब हो रहे थे। मतलब तेत्सुआ की जान को भी खतरा है, पर शिनिचिरो उसे अपने पिता की तरह मानता था, इसलिए वो उसे बचाने का फैसला करता है और काम खत्म करने के बाद उसे अपने साथ डिनर करने को कहता है। तेत्सुआ भी मान जाता है और दोनों पैदल रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में शिनिचिरो का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेत्सुआ और उसके आसपास की चीजों पर ही था। इतने में एक अंधेरी जगह से कानेडा लोहे की रॉड लिए तेत्सुआ की ओर दौड़ता है, पर शिनिचिरो बीच में आकर उसे बचा लेता है, जिस वजह से तेत्सुआ की जान तो बच जाती है, पर शिनिचिरो को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहां मिस सुको बताती है कि तेत्सुआ ने कानेडा को माफ कर दिया है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था। इसके बाद डॉक्टर टाकेओ शिनिचिरो को चेक करता है और कहता है कि शायद ये स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा। इतने में शिनिचिरो एक छोटी बच्ची को देखता है जो गायब हो रही थी, इसलिए वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर टाकेओ उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हें भी वो बच्ची गायब होती हुई नजर आई। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल की छत पर बात करते हैं, जहाँ टाकेओ बताता है कि ये एबिलिटी उसके पास भी है और इसे फॉर्च्यून आई कहते हैं, पर हम आम इंसान हैं, भगवान नहीं, इसलिए किसी की किस्मत को बदलने या उसके साथ खेलने का हमारा हक नहीं है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उल्टा उसी की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए जिसके साथ जो हो रहा है वो होने दो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, और तुम्हारे दिल के दौरे का कारण भी यही है। इसके बाद शिनिचिरो पूरे रास्ते इसी बात को सोचते हुए जाता है और अगले दिन वो आओई को मिलने के लिए बुलाता है और उसे प्रपोज भी कर देता है, लेकिन आओई कोई जवाब दिए बिना ही यहाँ से चली जाती है, पर फिर अगले ही दिन मान जाती है, जिस वजह से दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है और दोनों का प्यार और गहरा हो जाता है। इसी बीच कानेडा तेत्सुआ के पास वापस से काम मांगने को आता है और शिनिचिरो भी उसकी सिफारिश करता है, इसलिए तेत्सुआ उसे काम पर रख लेता है, जिस वजह से कानेडा तेत्सुआ और शिनिचिरो दोनों का शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन शिनिचिरो अपने और आओई के लिए एक रिंग का पेयर खरीदता है, साथ ही हॉस्पिटल चेकअप के लिए भी जाता है, जहां डॉक्टर उसे चेतावनी देता है कि आगे अगर दिल का दौरा पड़ा तो जान भी जा सकती है। इसके बाद शिनिचिरो अपने गैराज जाता है, जहां एक लड़का कार ठीक करवाने के लिए आता है। ये कोई और नहीं बल्कि मारिको का बॉयफ्रेंड था, इसलिए शिनिचिरो मारिको के बारे में पूछता है, पर यह लड़का उसके बारे में गलत गलत बातें करता है। साथ ही शिनिचिरो को भी काफी भला बुरा कहता है, लेकिन शिनिचिरो शांत रहता है और अगले दिन जब वो अपनी गाड़ी लेने आता है तो शिनिचिरो देखता है कि ये भी हवा में गायब हो रहा है, मतलब ये भी मरने वाला है, पर वो कुछ ना करने का फैसला करता है। और कुछ दिन बाद हम शिनिचिरो को उसी आदमी के फ्यूनरल में देखते हैं, जहाँ उसकी छोटी सी बच्ची अपने पिता के लिए रो रही थी। उस बच्ची को देखकर शिनिचिरो को बहुत दुख होता है। साथ ही प्लेन क्रैश साइट वाली वो लड़की बार बार याद आती है जिसे वो बचा नहीं पाया था। अगले दिन वो हताश होकर एक पार्क में बैठ जाता है, जहाँ किंडर स्कूल के कुछ बच्चे अपने टीचर के साथ खेल रहे थे। तभी एक बच्ची उसके पास आकर बॉल मांगती है, लेकिन इस बच्ची का शरीर भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा था। साथ ही बाकी बच्चे, यहाँ तक कि टीचर का शरीर भी अचानक से गायब होने लगता है। इसलिए शिनिचिरो सभी बच्चों के हाथों को चेक करता है, पर टीचर को लगता है कि वो बच्चों के साथ गलत हरकत कर रहा है, इसलिए वो सभी बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। पर उसके हाथ से स्कूल का एक लेटर गिर जाता है, जिसमें लिखा था कि स्कूल के बच्चे ट्रेन से ट्रिप पर जाने वाले हैं। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए अगले ही दिन वो स्टेशन पर जाता है, जहाँ कई पैसेंजर्स इसी तरह से गायब हो रहे थे। तभी शिनिचिरो को समझ आता है कि अगले दिन सुबह 7:30 बजे जाने वाली ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है, और इस बात पर वो इसलिए श्योर था क्योंकि स्कूल के लेटर में लिखा था कि बच्चे इसी ट्रेन से अगले दिन ट्रिप पर जाने वाले हैं। तभी शिनिचिरो को याद आता है कि आओई भी तो इस ट्रेन से सफर करती है, यानी उसकी जान भी खतरे में थी। इसलिए वो रात को ही आओई से मिलने उसके घर जाता है और उसे सही सलामत देखकर खुश होता है। पर आने वाले खतरे से बचाने के लिए वो आओई को अपने साथ 3 दिन के लिए ट्रिप पर चलने को कहता है। आओई पहले तो सोचती है, पर फिर हाँ कर देती है और शिनिचिरो भी खुश हो जाता है, लेकिन उसे उन बच्चों और बाकी पैसेंजर्स को भी बचाना था, इसलिए वो स्कूल में ट्रिप को कैंसिल करने के लिए फोन करता है। पर कोई वैलिड रीजन ना होने की वजह से स्कूल अथॉरिटी ट्रिप कैंसिल करने से इनकार कर देती है। शाम को शिनिचिरो एक लेटर लिखता है, जिसमें वो आओई को सब कुछ सच सच बता रहा होता है, जिसमें ट्रिप की झूठी बात भी शामिल है। साथ ही वो ये भी लिखता है कि वो आओई से कितना प्यार करता है,
और उसकी पूरी प्लानिंग अगली सुबह वेस्ट हो जाती है जब आओई उसे मैसेज करके कहती है कि उसकी कोवर्कर की तबीयत खराब है, इसलिए उसे स्टोर जाना पड़ेगा। ये मैसेज पढ़ते ही शिनिचिरो स्टेशन की तरफ भागता है, पर घर के बाहर ही पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल स्कूल टीचर ने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी कि वो बच्चों के साथ मिसबिहेव कर रहा था, लेकिन आओई को बचाने के लिए वो पुलिस से बचकर भाग निकलता है और स्टेशन पहुंचकर देखता है कि आओई तो ऑलरेडी ट्रेन में चढ़ चुकी है। इसलिए वो एक टैक्सी पकड़कर दूसरे स्टेशन पे पहुंचता है ताकि यहाँ पहुंचने से पहले ही ट्रेन को रोक ले। यहाँ शिनिचिरो देखता है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसे देखकर शिनिचिरो समझ जाता है कि कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही एक क्रेन ट्रेन के डिब्बों पर गिर जाएगी और वो सभी लोग मर जाएंगे। पर शिनिचिरो ऐसा नहीं होने देता, बल्कि एक स्मोक कैंडल लेकर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। आओई, जो इंजन के ठीक पीछे वाले डिब्बे में थी, वो भी शिनिचिरो को देख लेती है और ड्राइवर को ट्रेन रोकने को कहती है और ड्राइवर भी ट्रेन रोक देता है। इतने में हमें क्रेन भी गिरती हुई दिखाई जाती है, यानी शिनिचिरो ने इस ट्रेन एक्सीडेंट को रोक लिया था और सभी पैसेंजर्स की जान बचा ली थी। आओई तुरंत ट्रेन से बाहर आती है, जहां शिनिचिरो पटरियों पर ही बैठा हुआ था। आओई जैसे ही उसे देखती है वो रोने लगती है, क्योंकि आओई और बाकी पैसेंजर्स को बचाने के लिए उसने अपनी जान गंवा दी थी। शिनिचिरो के फ्यूनरल पर आओई को पता चलता है कि वो पहली लड़की है जिसके साथ शिनिचिरो इतना घुला मिला था। ये सुनकर वो और ज्यादा दुखी हो जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि आओई वो लड़की है जिसने क्रैश साइट पर शिनिचिरो से मदद मांगी थी, लेकिन ट्रॉमा की वजह से शिनिचिरो को याद ही नहीं था कि उसने आओई की जान बचा ली थी। यहाँ ये भी रिवील होता है कि आओई के पास फॉर्च्यून आइज है और उसे हमेशा से शिनिचिरो की तलाश है। इसलिए पहली बार जब शिनिचिरो शॉप पर आया और आओई के गायब होते हुए हाथों को देखकर रिएक्ट किया, तभी वो समझ गई थी कि शिनिचिरो ही वो लड़का है। साथ ही वो जानबूझकर ट्रेन में चढ़ी थी, क्योंकि जब शिनिचिरो उसे ट्रिप के लिए पूछने गया था तब आओई ने देख लिया था कि उसका शरीर गायब हो रहा है। इसलिए उसने शिनिचिरो को बचाने के लिए ट्रेन में सफर करने का फैसला किया, पर शिनिचिरो ने भी अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इसके बाद हम आओई को वहीं खत पढ़ते हुए देखते हैं जिसे शिनिचिरो ने लिखा था। इसे पढ़ते हुए वो बहुत रोती है और उसकी लाई अंगूठियों को पहनकर शिनिचिरो को महसूस करती है।